नेक्स्ट जो थिंग है, जो चीज़ समझने की, वो है ब्लड लॉस एनीमिया और डिफरेंट एनीमियाज। ब्लड लॉस एनीमिया में क्या होता है कि हमारे पास है ना MCV एम और MHC ये दोनों नॉर्मल रहती हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हमारे पास सेल के अंदर कोई एरर नहीं आ रहा। अगर सेल के अंदर एरर आ रहा होता है तो हम कहते हैं कि भाई या तो ये हमारे पास MCV है और MHC दोनों इनलार्ज हो रहे हैं या इनका काउंट इंक्रीज़ हो रहा है, या अगर हमारे पास सेल छोटे हो रहे होते हैं जिस तो हम कहते हैं कि भाई ये माइक्रोस्टैटिक और है ना वो हाइपोक्रोमिक है। लेकिन ब्लड लॉस के अंदर क्या हो रहा है कि भाई कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाए जिसकी वजह से क्या होगी, बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाए, तो हमारे पास क्या होगा कि टोटल आरबीसी काउंट डिक्रीज हो जाएगा और एनीमिया कॉज हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो ब्लड लॉस एनीमिया है इसके अंदर ये चीज़ याद रख लेना कि MCV और MHC ये दोनों नॉर्मल रहती हैं, लेकिन MCHC ओवरऑल डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, ब्लड लॉस एनीमिया कब कब कॉज होता है? मेंस्ट्रुएशन के अंदर कॉज हो जाता है। उसके बाद ये हमारे पास सर्टेन है ना, ये जो होती है एक्सीडेंट, रोड एक्सीडेंट वगैरह होते हैं उसके अंदर लॉस हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक एनीमिया आता है, बहुत अच्छा एनीमिया, उसको कहते हैं हीमोलाइटिक एनीमिया। अब हीमोलाइटिक एनीमिया की बहुत सारी टाइप्स हैं, जैसे कि हमारे पास सिकल सेल एनीमिया आ जाए, इसके अंदर हमारे पास सिकलिंग हो जाए सेल्स की और सेल डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाए, इसके अंदर भी हमारे पास है ना। उसके बाद हमारे पास दूसरा आता है आयरन लॉस एनीमिया। आयरन लॉस एनीमिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अंदर क्या हो कि हमारे पास आयरन बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा हो, ठीक है, ड्यू टू प्रेगनेंसी, ड्यू टू है ना मेंस्ट्रुएशन, और है ना अदर सब समटाइम्स क्रॉनिक अल्सर्स हो जाएं, लॉन्ग टाइम तक अल्सर्स रहें जिसकी वजह से हमारे पास आयरन जो है वो लॉस होता रहे। ठीक है, तो इन कंडीशन में हमारे पास क्या होगा कि आयरन की कमी होना शुरू हो जाएगी। अब आयरन की कमी होना शुरू हो जाएगी तो हमारे पास हीमोग्लोबिन सिंथेसिस नहीं होगी। हीमोग्लोबिन सिंथेसिस नहीं होगी तो जाहिर सी बात है आरबीसी का जो वॉल्यूम है वो डिपेंड हीमोग्लोबिन के ऊपर करता है। अब जब हीमोग्लोबिन कम होगा तो हमारे पास क्या होगा कि MCV डिक्रीज़ हो जाएगा, MHC डिक्रीज़ हो जाएगा और MCHC तो ओवरऑल ही डिक्रीज़ है। ठीक है, तो इसको, इस कंडीशन को हम कहते हैं हाइपोक्रोमिक और है ना माइक्रोसाइटिक एनीमिया। और वो जो ब्लड लॉस एनीमिया था उसको हम कहते हैं नॉर्मोक्रोमिक नॉर्मोसाइटिक। नॉर्मोक्रोमिक क्यों? क्योंकि सेल वो हेमोग्लोबिन काउंट एक सेल के अंदर नॉर्मल है, और नॉर्मोसाइटिक क्यों? क्योंकि वो जो आरबीसी का साइज़ है वो भी नॉर्मल है। लेकिन एनीमिया क्यों कह रहे हैं? क्योंकि MCHC ओवरऑल डिक्रीज़ हो रहा है, ब्लड ज़्यादा से ज़्यादा लॉस हो रहा है। और ये जो आयरन लॉस एनीमिया ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो ये है कि इसके अंदर हमारे पास ट्रांसफेरिन का लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा। आप लोग को तो पता पड़ गया कि ट्रांसफेरिन क्या है, तो ट्रांसफेरिन का लेवल इंक्रीज़ हो जाएगा। अब लेवल क्यों इंक्रीज़ हो रहा है? क्योंकि इसके अंदर हमें बहुत ज़्यादा आयरन को ट्रांसपोर्ट करवाने की नीड होगी डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे, क्योंकि आयरन की डेफिशिएंसी हो रही है बॉडी में, तो हमारे पास इसको सप्लाई कर रहा होगा, फेरेटिन बहुत ज़्यादा टूट रहा होगा, और है ना इसको आयरन को जितना हो सकेगा ये उतनी बॉडी को सप्लाई करेगा, और बॉडी को डिफरेंट जहाँ जहाँ नीड होगी वहाँ वहाँ सप्लाई करने के लिए हमारे पास ट्रांसफेरिन है, और ट्रांसफेरिन उसको लेके जा रहा होगा। ट्रांसफेरिन की कंसनट्रेशन इंक्रीज़ हो जाएगी, फेरेटिन की कंसनट्रेशन डिक्रीज़ हो जाएगी। तो ये था आयरन लॉस एनीमिया। ठीक है, उसके बाद मेगालोब्लास्टिक एनीमिया मैंने बता दिया था। एक और जो अच्छा गंदा एनीमिया है वो है ए प्लास्टिक एनीमिया। ये बड़ा ज़बरदस्त किस्म का एनीमिया है। ए प्लास्टिक एनीमिया उस वक्त कॉज होता है जब हमारे पास ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कहते हैं कि जब हमारे पास हमारी ही एंटीबॉडीज़ हमारे ही सेल के खिलाफ एक्शन लेना शुरू कर दें। तो ए प्लास्टिक एनीमिया उस वक्त होता है जब हमारे पास बोन मैरो जो है वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाए। अब जब ए प्लास्टिक एनीमिया हो रहा है, बोन मैरो डिस्ट्रॉय हो रहा है, तो याद रखना कि WBCs वगैरह, प्लेटलेट्स वगैरह सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाएंगे यहाँ पे। इस कंडीशन को कहते हैं पैनसाइटोपिनिया, यानी कि हमारे पास जितने भी फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं वो सब के सब डिक्रीज होना शुरू हो जाएंगे ड्यू टू है ना वो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ठीक है, और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर किस वक्त, किस पे? बोन मैरो के ऊपर। ठीक है, तो ये चीज़ भी याद रखना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, और इसके बाद जो कुछ बचा है, गैस कुछ बचा तो नहीं है इस चैप्टर में। हाँ, ये चीज़ बची है कि नेक्स्ट चीज़ जो डिस्कस करनी है वो है कि एनीमिया से कार्डियक आउटपुट पे क्या अफेक्ट पड़ता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, समझने वाली चीज़ है कि इससे क्या अफेक्ट पड़ता है। देखो, जब अगर हमारे पास एनीमिया हो रहा है तो एनीमिया हमारे पास उस वक्त होता है जब हाइपोक्सिक कंडीशन होती है। अब हाइपोक्सिक कंडीशन जो है वो खुद एक वेज़ोडायलेटर है। हाइपोक्सिया जो है वो वेज़ोडायलेटर है। अब जैसे हमारे पास हाइपोक्सिक कंडीशन होगी तो क्या होगा कि हमें सेल्स को बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की नीड होगी, तो वो क्या करेगा कि हमारे पास ब्लड वेसल को बोलेगा कि तुम इनलार्ज हो जाओ, यानी कि डायलेट हो जाओ। इस डायलिटेशन से क्या होगा कि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा जो ब्लड जो है वो टिश्यूज़ को ट्रांसफ़र हो सकेगा। लेकिन अब जब ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड ट्रांसफ़र होगा तो फिर हमारे पास वीनस ड्रेनेज जो है वो भी ज़्यादा से ज़्यादा होगी, और हमारे पास इस ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड सप्लाई करने को, वीनस ड्रेनेज को रिसीव करने को, तो इससे होगा क्या है कि हमारे पास कार्डियक आउटपुट पे ज़्यादा अफेक्ट पड़ेगा। यानी कि अब पहले जितना हमारे पास ब्लड जो है वो हार्ट जो है वो ब्लड पंप कर रहा था या ब्लड
फेंक रहा था, जिसको हम कार्डिक आउटपुट कहते हैं, तो अब उससे उसको ज़्यादा फेंकना पड़ेगा ताकि वो है ना टिश्यूज़ को ऑक्सीजन की जो नीड है, टिश्यूज़ को जो नीड है ऑक्सीजन की, वो है ना कंपनसेट कर सके। जैसे कि पहले सपोज़ करो कि है ना उसको 10 ऑक्सीजन है ना रिक्वायर थे टिश्यू को, अब हाइपोक्सिक हो गए टिश्यू, अब उनको 15 ऑक्सीजन रिक्वायर है। तो अब हार्ट को ज़्यादा 15 ऑक्सीजन जितना ब्लड फेंकना पड़ेगा, इस वजह से कि वो है ना नीड पूरी कर सके, और इस ब्लड को है ना आर्टरी के अंदर उसको आने के लिए भी आर्टरी को अपना साइज़ इनलार्ज करना पड़ेगा, वैसो डायलेट करनी पड़ेगी। तो हाइपोक्सिया जो है वो क्या करता है, कार्डिक आउटपुट को इंक्रीज़ करा देता है। लेकिन अगर ये ज़्यादा टाइम लॉन्ग टर्म तक हाइपोक्सिक कंडीशन रहती है, तो हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा बार बार हार्ट को ये है ना प्रेशर होगा कि तुम ज़्यादा से ज़्यादा कार्डिक आउटपुट दो। तो इस सिलसिले में क्या होता है, इससे हमारे पास हार्ट फेलियर होने के ज़्यादा चांसेस है। तो याद रखना कि टैकीकार्डिया कहते हैं इंक्रीज़ ऑफ हार्ट बीट। ये जो टैकीकार्डिया, जो इंक्रीज ऑफ हार्ट बीट जो है, ये हमारे पास इसके अंदर भी, एनीमिया के अंदर भी हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट थिंग जो है वो है पॉलीसीथीमिया।